अगस्त 1947 की तपती गर्मी में जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, 16 साल की आयशा ने अपने छोटे भाई रहीम का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अमृतसर के पास उनके छोटे से गांव की हवा में तनाव भरा हुआ था। कभी परिचित लगने वाली गलियां अब डर और अनिश्चितता से भरी थीं। बंटवारे की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। भारत और पाकिस्तान उस धरती से अलग होने जा रहे थे जिसे वे अपना घर कहते थे, और दूर बैठे नेताओं द्वारा खींची गई रेखा जल्द ही उनकी जिंदगी को तहस नहस कर देगी। आयशा का परिवार मुसलमान था और उनका गांव, जो जल्द ही बनने वाली सीमा के भारतीय हिस्से में था, अब सुरक्षित नहीं रहा। उसके पिता इमरान ने हिंसा की फुसफुसाहट सुनी थी। पड़ोसी पड़ोसियों के खिलाफ हो रहे थे, डर और अविश्वास से भरे हुए। हमें आज रात ही पाकिस्तान के लिए निकलना होगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक ऐसा दुख था जो वे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाए। आयशा की मां फातिमा ने जो थोड़ा बहुत ले जा सकते थे उसे बांध लिया। कुछ कपड़े, चावल की एक छोटी बोरी और एक लॉकेट जिसमें उनके दादा दादी की तस्वीर थी, जो इस गांव में अपनी पूरी जिंदगी रहे थे। जब वे लाहौर की ओर जाने वाली हजारों लोगों की एक काफिले में शामिल हुए, आयशा ने उस बरगद के पेड़ की ओर पीछे देखा जहां उसने और उसकी सबसे अच्छी दोस्त कविता ने अनगिनत दोपहरें भविष्य के सपने देखते हुए बिताई थीं। कविता का परिवार हिंदू था और वे नए भारत की ओर पूरब की तरफ जा रहे थे। उस सुबह दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखने और फिर से मिलने का वादा किया। लेकिन जैसे ही आयशा दूर चली, उसे एक अनकही सच्चाई का एहसास हुआ। यह सीमा शायद उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी। एक कठिन यात्रा बहुत कठिन थी। काफिला धीरे धीरे चल रहा था। धूल भरे मैदानों में लोगों की एक नदी की तरह फैला हुआ। उनके चेहरों पर थकान और डर की छाप थी। 6 साल का रहीम आयशा के पास सटा रहा। उसका छोटा सा शरीर हर बार दूर से आने वाली चीखों को सुनकर कांप उठता। रात में वे सितारों के नीचे सोए, गर्मी के लिए एक दूसरे से सटकर। चारों ओर बच्चों के रोने और फुसफुसाहट में की गई दुआओं की आवाजें गूंज रही थीं। एक शाम जब वे सीमा के करीब पहुंचे, आपदा आ गई। एक भीड़ काफिले पर टूट पड़ी। उनके हाथों में लाठियां और चाकू थे। उनके चेहरे गुस्से से विकृत थे। आयशा के पिता ने चिल्लाकर कहा कि भागो, लेकिन उस अफरा तफरी में आयशा अपने माता पिता को देख नहीं पाई। रहीम को अपनी बाहों में जकड़कर वह झाड़ियों के एक झुरमुट के पीछे छुप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि रात में चीखें गूंज रही थीं। घंटों बाद जब हमलावर भाग गए, आयशा बाहर निकली तो काफिला बिखरा हुआ था। चारों ओर लाशें बिखरी थीं और हवा में खून की गंध थी। अकेलेपन का बोझ उसने अपने माता पिता को बेताबी से ढूंढा, उनके नाम पुकारते हुए, जब तक उसकी आवाज भारी नहीं हो गई। लेकिन वे जा चुके थे। आयशा, अब अपने छोटे भाई की अकेली संरक्षक, ने चुपके से कसम खाई कि वह उसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखेगी। उनके पास सिर्फ उनके कपड़े और मां द्वारा दी गई लॉकेट थी और वे पाकिस्तान की ओर बढ़ते रहे। कई दिनों बाद वे लाहौर में सीमा पार कर गए। उनके शरीर थके हुए थे, लेकिन उनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। एक दयालु परिवार ने उन्हें अपने घर में जगह दी, उन्हें खाना और आश्रय दिया। आयशा ने कपड़े सिलने का काम शुरू किया, जबकि रहीम पास के एक छोटे स्कूल में पढ़ने लगा। सालों तक उसने अपना वादा निभाया, अपने भाई को उसी प्यार और ताकत के साथ पाला जैसा उनके माता पिता ने उन्हें दिया था। कविता की याद, लेकिन आयशा कभी कविता को नहीं भूली। हर साल बंटवारे की सालगिरह पर वह खिड़की के पास बैठती, लॉकेट को थामे हुए, और सीमा के उस पार अपनी दोस्त के लिए एक दुआ मांगती। उसे उम्मीद थी कि कविता सुरक्षित है, कि उसने भी एक नया घर ढूंढ लिया है, और एक दिन उनके देशों को बांटने वाली रेखाएं इतनी धुंधली हो जाई कि वे फिर से मिल सकें। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और गहरे घाव छोड़ गए जो आज भी बाकी हैं। आयशा की कहानी उन अनगिनत कहानियों में से एक है जो बंटवारे की त्रासदी के बीच मानव आत्मा की लचीला